नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर हमारा ये खास डीडी डायलॉग आप सीधे देख रहे हैं मैसूर से। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तमाम मुद्दों की, अलग अलग गेस्ट हमारे साथ अलग अलग सेशन में पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिलचस्प हो गया है अब बहुत ज्यादा मुकाबला, क्योंकि लगातार जो मुद्दे अब सामने आ रहे हैं वो विकास से शुरू हुए, लेकिन जब विपक्ष की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से एक नए तरह का शगुफा छोड़ने की कोशिश की गई, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव में मुद्दे अब बिल्कुल एक अलग ही पड़ाव पर पहुंच गए। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं उनका परिचय मैं करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी श्री अरुण सिंह जी नमस्कार मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका। इतने समय से, क्योंकि आप तो कर्नाटक में अब डेरा जमाए हुए हैं, अब नब्ज भी आपने देख ली है, लगातार आप लोगों से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी। शुरुआत में इसी से करूंगी कि फील आ क्या रही है, क्योंकि कांग्रेस तो दावा कर रही है कि बहुमत लेकर वो आ रही है, जेडीएस कह रही है कि इस बार सरकार उनकी बनेगी, लेकिन जो ओपिनियन पोल्स अभी तक आ रहे हैं, सर्वे जो आ रहे हैं, उसमें भी बीजेपी के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं लग रही। आपकी फील क्या है? देखिए, दावा तो सभी करते हैं और जिनको बहुत कम सीट आती है जेडीएस जैसे, वो भी दावा करेंगे, लेकिन दावा के पीछे हकीकत देखना चाहिए। हकीकत क्या है? अभी तक 32 उपचुनाव हुए, उसमें 27 बीजेपी जीती है। ग्राम पंचायत के चुनाव में 48,000 ग्राम पंचायत बीजेपी जीती है। 10 नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, अभी मैं बात कर रहा हूं, उसमें से 9 भारतीय जनता पार्टी जीती है और हमारी 120 सीटें हमारे पास है, कांग्रेस के पास 80 से कम सीटें हैं। ट्रेंड, विनिंग ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, इसलिए चुनाव तो हम ही जीतेंगे और 150 सीट का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करेंगे 150 सीट हम जीतेंगे मोदी जी के नेतृत्व में, येदियुरप्पा जी का यहाँ का प्रदेश का नेतृत्व, बोम्मई जी का नेतृत्व, हम 150 सीट जीतने जा रहे हैं। क्योंकि जीतने का आधार जब मैं कहता हूं तो ग्राउंड लेवल पे काम, भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्राउंड लेवल पे काम की है। पहले बूथ विजय अभियान, विजय संकल्प अभियान, विजय संकल्प यात्रा, जमीन पे जाकर के काम की है। यह जीतने का आधार है। कांग्रेस केवल पॉलिटिकल मैनेजमेंट में लगी। तीसरा फैक्टर जीतने का आधार है कि जो विकास के काम हुए, कांग्रेस के समय जो सिद्धरमैया थे, तो आज भी वह नहीं बताते कि कांग्रेस के समय काम क्या हुआ। हम विकास के अनवरत जितने भी काम हुए, विकास के एक एक चीजों को बता सकते हैं कि किस प्रकार से कर्नाटक का गौरव बढ़ा है, गरीब कल्याण के लिए काम क्या हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कर्नाटक को विशेष काम मिला है, स्नेह मिला है, पैकेजेस मिले, उसकी भी लंबी कहानी मैं बता सकता हूं। तो काम हमारे समय बहुत अधिक हुआ है, इसीलिए लोग डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार तो हमारी ही बन रही है और बहुत बड़े मार्जिन से बन रही है। पिछले चुनावों में क्रूशियल स्टेट्स जो हैं उन सब में आपको भेजा गया प्रभारी बनाकर भी। अभी राजस्थान भी आपको देखना है, वो भी पार्टी के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्टेट है। तो आप अगर ये फील कर पा रहे हैं कर्नाटक में बैठकर और कर्नाटक के लोगों से मिलकर, तो इस बात के कुछ मायने हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कर्नाटक को ध्यान रखा और जब उस योजनाओं को लेकर के, अचीवमेंट्स को लेकर हमारे कार्यकर्ता घर घर गांव गांव गए विभिन्न अभियानों के माध्यम से, 5,300 करोड़ रुपए अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए देना, पहली वंदे भारत ट्रेन अगर कहीं चली है तो ये मैसूर से ही चली है। 8,000 करोड़ रुपए का जो बंगलोर से मैसूरू का एक्सप्रेस, जो पहले 3 घंटे लगता था, अब 1.5 घंटे में आ जाते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी किया, उसी समय आए भी बंगलोर से। जो व्हाइट फील्ड का मेट्रो ट्रेन का अभी उद्घाटन किया, 56 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन बन चुकी है। इसके अलावा दूसरी बात, गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, 54 लाख किसानों के अकाउंट खोल करके उनके अकाउंट में हर वर्ष 10,000 रुपए देने का काम हो रहा है। हर वर्ष 6,000 मोदी गवर्नमेंट एंड 4,000 यहाँ की प्रदेश की। नल से जल योजना, कांग्रेस के समय इतने साल शासन किया, लेकिन एक भी
नल से जल की योजना उनकी नहीं थी, घर में टैप वाटर नहीं था। 39 लाख घरों में नल से जल जा चुका है, पहुंच चुका है। आने वाले समय में सब घरों में कर्नाटक के नल से जल 1 साल के अंदर पहुंच जाएगा। 1 करोड़ 13 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, हाईएस्ट। और तो और प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ शौचालय के लिए बहुत सारे, मतलब कर्नाटक के घरों में 40-42 लाख घरों में यह भी योजना लागू हुई। बहुत काम हुए। प्रदेश सरकार का रायता विद्या निधि, 11 लाख ऐसे किसान के बच्चे हैं जो हमारी बम्बई सरकार की योजना के माध्यम से उनको स्कॉलरशिप मिलता है। हर राज्य में बीजेपी ने ये स्लोगन दिया डबल इंजन, और यहां पर भी दे रही है। एक तरीके से विपक्ष का कहना है कि ये धमकी की तरह भी आप जनता के बीच में बता रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बने तब तो डबल इंजन से फायदा होगा, अगर कोई और सरकार जनता चुनती है तो भेदभाव हो सकता है। क्या ये इसको धमकी के तौर पर देखा जाए या इसको प्लस पॉइंट के तौर पर देखा जाए? इसको लेकर कई बार कंफ्यूजन होती है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा इसको गलत ट्विस्टिंग किया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। आपने देखा जब कोविड आया, कोविड के दौरान गहलोत जी ने यह काम, जो वेंटिलेटर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजे थे, उसको गोडाउन में रखा था भरतपुर, और उसको इसलिए नहीं चालू किया कि हम अगर इसको वेंटिलेटर्स को चालू करेंगे तो मोदी जी का नाम होगा। वैक्सीन के लिए जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साइंटिस्टों ने वैक्सीन बनाया, इन्होंने कहा कि नहीं, ये मोदी वैक्सीन है, हम विदेश से वैक्सीन मंगाएंगे। यह गहलोत ने कहना, कांग्रेस के मुख्यमंत्री गहलोत ने कहना शुरू किया। अल्टीमेटली मंगा नहीं पाए, और गहलोत हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, वही जो वैक्सीन मोदी जी के नेतृत्व में साइंटिस्टों ने बनाया, वही वैक्सीन लेके अपनी जान बचाने का काम किया। तीसरा, रेमडेसिविर। यह गहलोत जी शोर मचाते रहे कि रेमडेसिविर नहीं है। पता चला कि रेमडेसिविर उन्होंने पंजाब भेज दिए थे। आयुष्मान भारत को वहां लागू नहीं किया। नल से जल की योजना पूरे राजस्थान में लागू कर नहीं रहे। राजस्थान बिल्कुल पीछे चला जा रहा है। तो जब डबल इंजन की सरकार होती है तो वह केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश की योजनाओं को तेजी से क्रियान्वयन करती है, और जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में होती है तो हर तरीके से केंद्र सरकार से झगड़ा करने का काम करती है, दोषारोपण का काम करती है। तो डबल इंजन मतलब दोनों जगह अगर भाजपा की सरकार होती है तो विकास की गति तेजी से होता है और प्रदेश का विकास होता है। अरुण जी, अब मैं उस मुद्दे पर आती हूं जिससे मैंने शुरुआत की थी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अभी तक कांग्रेस कर्नाटक में बोलती थी बीजेपी के पास क्या है, हमारे पास खड़गे जी हैं। वो दलित वोट बैंक में भी पूरी तरह से अपना कब्जा करने की बात करती थी कर्नाटक में। कर्नाटक ही वो जगह है जहां पर कि राहुल गांधी का वो भाषण रहा, जहां पर कि उनकी सदस्यता चली गई, और कर्नाटक ही वो जगह है जहां पे कल खड़गे जी के एक बयान को लेकर इतना विवाद छिड़ गया है कि अब ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो चुनाव है अब क्या इसी मुद्दे पर होगा, जो प्रधानमंत्री पर उन्होंने एक टिप्पणी कर दी है। हालांकि उनका कहना था वो विचारधारा की बात कर रहे हैं, उन्होंने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। ये प्रधानमंत्री जी पे जिस प्रकार से अमर्यादित भाषा का उन्होंने उपयोग किया, पॉइजनस ने क्या क्या बोला, वो तो बोल भी नहीं सकता। ये खड़गे जी की भाषा नहीं है। खड़गे जी तो एक निमित्त मात्र व्यक्ति हैं। यह राय, यह सुझाव, यह इंस्ट्रक्शन यह आदरणीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है, कांग्रेस पार्टी का है। तभी तो सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर बोला था। एक कर्नाटक में जिस प्रकार से अपशब्द का उपयोग किया है, यह मान के चलिए कि कर्नाटक में उनके कांग्रेस के 3 से 4% वोट गए, क्योंकि यह प्रधानमंत्री मोदी जी गांव गरीब किसानों के मसीहा है। गरीब उनके ओर देखता है। भारत के लोग, कर्नाटक और भारत के लोगों को मोदी जी के पे गर्व होता है। किस प्रकार से भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, किस प्रकार से हमारे सांस्कृतिक गौरव को प्रतिस्थापित करने का काम किया, और मोदी जी के बारे में इस प्रकार का कहना यह पाप है। क्या राहुल गांधी आपके लिए काम कर रहे हैं? अगर वो सलाह दे रहे हैं खड़गे जी को कि ऐसे बयान दो जिससे कि कांग्रेस की गति दुर्गति में बदल जाती है, तो ये तो ऐसा लग रहा है आपके लिए काम हो रहा है। आप समझे, राहुल गांधी जी के लिए समस्या क्या है कि कोई भी व्यक्ति राहुल गांधी जी को जाके ये नहीं बोल सकता कि ये सही है, ये गलत है। सही सच बात बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है राहुल गांधी जी के पास जाए। और जब नेता कोई फीडबैक नहीं लेता तो उसकी जो कार्य योजना होती है, उसकी सोच होती है,
वो इसी प्रकार की होती है। नहीं तो राहुल गांधी जी, आपको मालूम है जिसमें अभी सदस्यता उनकी गई है, वो पेपर फाड़ने वाले राहुल गांधी ही थे कि पेपर फाड़ दिया। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय जो कानून लिया गया कि भाई ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को छोड़ दिया जाए और कुछ ऐसे सेक्शंस के माध्यम से जो क्रिमिनल नेचर के नहीं है उनकी सदस्यता न जाए, तो राहुल गांधी जी बिना सोचे समझे पेपर फाड़ दिया। समस्या है कि राहुल गांधी जी न कोई सोचते हैं, न समझते हैं, न कोई उनके पास विजन है, न उनके पास कोई दृष्टि है। तो जो विजनलेस व्यक्ति हो, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन नहीं मिलता। यही कारण है कि जब जब राहुल गांधी जी किसी राज्य के प्रचार में जाते हैं तो कांग्रेस का वोट गिरता है। आपने राहुल गांधी के प्रचार की बात कही, अभी कर्नाटक के प्रचार में उन्होंने एक स्लोगन दिया, उन्होंने जनता से नारा लगवाया और कहा कि यहां पर सबसे ज्यादा मुद्दा है 40% कमीशन, तो बीजेपी को 40 सीटें भी मत देने देना और उससे ऊपर, उसको इस आंकड़े से बड़ा प्यार है बीजेपी को, इसलिए 40 पर बीजेपी को समेट देना। ये उन्होंने जनता से कहलवाया और यही मुद्दा वो बना रहे हैं आपके खिलाफ। ये 40% वाला फाल्स है, 40% वाला झूठ है, फाल्स है। इसलिए अब झूठे आरोप लगाते हो तो कांग्रेस 40 सीट तक ही सीमित रहेगी। यह कांग्रेस पे अप्लाई होता है। कांग्रेस झूठा आरोप लगाई 40%, तो कांग्रेस ही 40% तक रहेगी, या मान के चलेगा 40 से सीट अधिक उसको नहीं आएगी। दूसरा, राहुल गांधी जी यात्रा में गए थे, रामनगर गए थे और वहां बीजेपुर में गए थे। उनकी यात्रा जाने के बाद दोनों जगह बीजेपी का कारपोरेशन जीता। जहां जहां वो जाते हैं उसके बाद भाजपा जीत जाती है, यह मान के चलिए। उनको जब यात्रा में आए थे तो बड़ी बहुत कहानियां हैं। नारियल दो दिया कि नारियल लो, ऐसे पटको तो नारियल को ऐसे बजाने लगे, उनको मालूम ही नहीं। गमले में पानी डालने के लिए दिया, गमले में भाई ये पौधा है इसमें पानी डालो, तो जिधर जल निकलता उसको इधर पकड़ करके ऐसे पानी डाल रहे हैं। इतना सोशल मीडिया में ट्रोल हुए, तो राहुल गांधी की क्या बात करना। आपको लगता है ये जो मुद्दा जिसकी अभी आपने बात कही, बीजेपी सही से खुद को डिफेंड नहीं कर पा रही इस आरोप में, क्योंकि कांग्रेस के ही जो नेता है डीके शिव कुमार, वो करप्शन के ही चार्जेस में अगर तिहाड़ जेल में रह चुके हैं, या फिर कि सिद्धारमैया अगर लिंगायत कम्युनिटी के बारे में बोल देते हैं कि सबसे ज्यादा करप्ट लिंगायत सीएम इस वक्त हैं, तो आप लोग क्या सही से डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं या अपनी बात कांग्रेस पर के खिलाफ नहीं रख पा रहे हैं? देखिए, ये सबको मालूम है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की, करप्शन की जननी है, ये सबको मालूम है, इसमें कोई, और सबको मालूम है डीके शिव कुमार की क्या इमेज है, कितना वेल्थ है, क्या है, सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। प्रश्न यह है कि वो झूठा आरोप लगाया 40% का करप्शन की। अगर वो आरोप लगाते हैं तो हम भी उनके फील्ड में जाके खेलना शुरू कर दें क्या? ऐसा नहीं होता राजनीति में। राजनीति में क्या होता है कि आपने क्या काम किया, विकास के लिए क्या काम किया, आगे कर्नाटक के लिए क्या काम करोगे। आज कर्नाटक एफडीआई में नंबर 1 है पूरे देश भर में, इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 है। तो कर्नाटक में जो काम हुआ है उस काम को जनता के बीच में ले जाना चाहिए और आगे बताना चाहिए हम यह काम करेंगे, डबल इंजन की सरकार चाहिए। हम उनके नेगेटिव पॉलिटिक्स में अगर घुस जाएंगे तो उसको कर्नाटक की जनता नहीं पसंद करती है। लेट देम डू द नेगेटिव पॉलिटिक्स। कांग्रेस इज डूइंग द नेगेटिव पॉलिटिक्स। उनका काम है कंस्पिरेसी करना, षड्यंत्र करना, झूठे आरोप लगाना। हमको उसमें नहीं जाना है। हमने क्या काम किया वह जनता को बता रहे हैं और आगे क्या काम करेंगे। अरुण जी, जब इतना विकास का और डबल इंजन की बात होती है तो फिर कर्नाटक चुनाव में ये पीएफआई, हिजाब, टीपू सुल्तान और अब तो बजरंगबली भी आ गए हैं कर्नाटक में कि कर्नाटक से ही है बजरंगबली, ये योगी जी ने कह दिया है, तो ये सब क्यों आ जाते हैं फिर चुनाव में? तो बजरंगबली का जन्म हुआ तो आएंगे यहां पे तो हुआ ही जन्म। देखिए, हम विकास के एजेंडे को चुनाव लड़ते हैं, उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने इस चीज को एक देश में चुनाव लड़ने का एजेंडा सेट किया। लेकिन अगर कोई एपीजमेंट की पॉलिटिक्स करेगा तो एज अ बीइंग रिस्पॉन्सिबल पार्टी हमको भी उसका जवाब देना है, उसको बताना है, जनता के सामने तथ्य ले आना है कि जब सिद्धरमैया मुख्यमंत्री थे, पीएफआई का नेटवर्क पूरे प्रदेश में था, 23 हिंदुओं की हत्या हुई थी, उस समय दंगे होते थे, तो उनको बताना है। हिजाब का इशू के पीछे एसडीपीआई थी, एसडीपीआई के पीछे कांग्रेस था, तो बताना ही बताना है। हमारी सरकार ने पीएफआई पे प्रतिबंध किया, गोहत्या पे प्रतिबंध किया और
दंगे फसाद को भी प्रतिबंध किया, कोई नहीं हो रहा, शांति व्यवस्था है। तो वो जब कहेंगे तो हमको जवाब जरूर देना। और जो 4% मुस्लिमों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उनको जो रिजर्वेशन दिया गया था, देश में कहीं नहीं ऐसा है, केवल थोड़ा सा कांग्रेस में होगा, केरल में होगा तो होगा, उसको असंवैधानिक तरीके से जो 4% मुस्लिम को धर्म के आधार पर छेड़ दिया गया था, जो संविधान नहीं परमिट करता, उसको भी समाप्त करके 2% वकीली का और 2% लिंगायत को देने का काम किया। तो इसके जवाब में तो सिद्धारमैया कह रहे हैं कि उनकी सरकार आते ही 50 से सीधे 75% रिजर्वेशन की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो सत्ता में आ ही नहीं रहे। जब सत्ता में नहीं आओ तो आसमान से तारा भी तोड़ के लिया देंगे, इसे कहने में क्या दिक्कत है? जब थे तो आपने क्यों नहीं किया? वे जब सिद्धरमैया सरकार में थे तो हमने एससी वर्ग का 15 से 17% हमने रिजर्वेशन बढ़ाया। 3% से 7% एसटी वर्ग का रिजर्वेशन कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी की मुंबई सरकार ने किया है। और केवल किया नहीं है, उसका एडवर्टाइजमेंट दिया है। एडवर्टाइजमेंट के बाद प्रमोशन शुरू हो गया। आप भाई सत्ता में थे तो 5 साल आपने क्यों नहीं किया? आप भी तो एससी का रिजर्वेशन बढ़ा सकते थे, एसटी का रिजर्वेशन बढ़ा सकते थे। अब आप कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कांग्रेस देखिए, ये झूठे वादों की सौदागर पार्टी बन चुकी है, झूठे वादों की सौदागर है। और कांग्रेस का गारंटी जो है, वारंटी, वो सब एक्सपायर हो गया। आज कांग्रेस की गारंटी जो है, गारंटी हम करें, ये गारंटी देंगे, ये गारंटी देंगे, ये गारंटी देंगे, वो गारंटी के आगे 420 लिखा है पूरे देश भर में। गारंटी 420, मतलब कभी पूरा होने वाला नहीं है। लोग विश्वास नहीं कर रहे। नहीं, तो ये जो प्रधानमंत्री ने जिसकी आप बात कर रहे हैं गारंटी की, उसको उन्होंने कल रेवड़ी बोला। ये जो रेवड़ी कल्चर है, इसका तो जिक्र आम आदमी पार्टी के लिए किया जाता था, लेकिन अब राहुल गांधी तो कह रहे हैं महिलाओं को ये फ्री देंगे, क्या क्या फ्री देंगे, बस पास फ्री देंगे। तो इतनी सारी फ्रीबीज जो हैं, अगर कांग्रेस भी अब उस रास्ते पर चल रही है तो क्या आपको नहीं लगता कि वो कहीं क्लिक तो करता है जनता में इशू? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाहूंगा कि आप राजस्थान में राहुल गांधी जी 1 से ले 1, 2, 3, 4, 5 से 10 की गिनती कहे थे कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही जो युवा हैं उनको बेरोजगारी भत्ता हम देंगे 3,500 रुपए। आज तक राजस्थान में 4.5 साल से ऊपर हो गया, एक युवाओं को भत्ता नहीं दिया और 16 बार पेपर लीक हुआ। तीसरा, उन्होंने कहा था कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, 9 बार दाम बढ़ा दिया। ऐसे उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी वादा किया था, आज तक पूरा नहीं किया। ऐसे उन्होंने हिमाचल में किया था, आज तक वादा पूरा नहीं किया। अब लोग जनता जान चुकी है कि ये वादे झूठे करते, इसलिए इसी प्रकार का प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में जाकर वादा किया था और कांग्रेस की 1 सीट आई, हार गई। इसी प्रकार का वादा उन्होंने गोवा में किया, मणिपुर में किया, उत्तराखंड में किया, झूठा वादा किया। जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। जान चुकी है कि कांग्रेस के वादा मतलब यह 420 का वादा है, और वही कर्नाटक की जनता भी करने जा रही है। कर्नाटक का वादा मतलब 420 का वादा है, इसलिए इनके वादे पे नहीं आना है। और एक क्रेडिबल सरकार, जो विकास के प्रति समर्पित सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार फिर से भाजपा यहां बनाने जा रही है। अरुण जी, डबल इंजन जब कर्नाटक में बात होती है तो लोग कहते हैं कि सरकार तो यहां थी लेकिन रिमोट कंट्रोल तो दिल्ली में था इसका। तो ऐसा है क्या कि सारे डिसीजन के लिए बॉम्बई जी को एक फोन घुमाना पड़ता था कि पहले बताइए करना है या नहीं करना है, तब जाके सैंक्शन मिलता था? डबल इंजन की सरकार का मतलब मैं समझाता हूं। अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 मोदी जी देते हैं तो 4,000 स्टेट की गवर्नमेंट भी उसके अंदर जोड़ती है। यह होता है डबल इंजन। डबल इंजन का होता है कि सेंट्रल अगर फंड एलोकेट करता है जल जीवन मिशन के माध्यम से, तो प्रदेश सरकार अपना शेयर उसमें लगा करके 39 लाख घरों में पानी नहीं, लेकिन रिमोट कंट्रोल दिल्ली में था क्या सरकार का? ना, क्योंकि कांग्रेस तो इसी पर ही खेल रही है इस बार चुनाव। देखिए कि दिल्ली से फैसले होते थे, यहां पर तो स्टैंप में सरकार चल रही है। ना, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के में कलेक्टिव लीडरशिप होता है, के आधार पर काम करती है, सामूहिकता के आधार पर निर्णय लेकर काम करती है। इवन जब रिजर्वेशन भी बढ़ाने का काम किया तो पहले हमारी बीजेपी की कोर कमेटी ने किया, फिर कैबिनेट ने निर्णय लिया सामूहिक रूप से, फिर जाकर के असेंबली के अंदर एससी और एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाया। हमारे यहाँ क्या कलेक्टिव लीडरशिप, हमारे यहाँ विचार विमर्श होता है,
हमारे यहां कोई डायरेक्शन पे काम नहीं होता। यह कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत है कि अगर राहुल गांधी जी सोनिया गांधी से मिलना होगा तो मुख्यमंत्री को भी 8 महीना लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, फिर मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई सलाह लेना हो, राय लेना हो, किसी को मुख्यमंत्री को चाहिए तो अगर चाहे 1 हफ्ते के अंदर समय मांगे तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको समय मिल जाता है, सब मिलकर डिस्कस करते हैं। टिकटों का जो इस बार वितरण हुआ उसको लेकर के खबरें ये निकल के आई आपकी कोर कमेटी से कि येदियुरप्पा जी बहुत नाराज थे। हाँ, और टिकटों को लेकर उन्होंने काफी ज्यादा अपनी आवाज रखने की कोशिश की। सब ठीक ठाक है? देखिए पता नहीं किसने फैलाया। येदियुरप्पा जी जब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष बॉडी या संस्था वो है पार्लियामेंट्री बोर्ड, वह पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, बीजेपी के चुनाव समिति के, केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर हैं। वो जो चाहेंगे तो होगा। इसलिए ऐसी ये सब गलत अफवाह है। येदियुरप्पा जी पूरी तरीके से रोज 3 से 4 रैलियां कर रहे हैं। और मैं बताऊं येदियुरप्पा जी जैसा वह पूरे कर्नाटक के टॉलेस्ट लीडर हैं, सभी पार्टियों के टॉलेस्ट लीडर, और सबसे अधिक कर्नाटक का पॉपुलर कोई नेता है तो BS येदियुरप्पा जी हैं। टिकटों में आपको लगता है कि ये जो बी यानी ब्राह्मण, लिंगायत, वोकलिंगा, इस स्लोगन के तहत इस बार टिकटों को लेकर के बात हुई है? क्योंकि 2 कम्युनिटीज पर सबसे ज्यादा जोर रहा है। नहीं, सबसे अधिक टिकट दिया गया लिंगायत को। हाँ। और उकलिगा भी है, कुरबा भी है, SC वर्ग, ST वर्ग, सबको टिकट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का टिकट का देखेंगे तो उसमें पूरा समग्रता दिखेगी। SC लेफ्ट भी है, राइट भी है, भोवी भी है, सब कास्ट को उसमें। तो ये जो जगदीश शेट्टार गए छोड़कर, उन्होंने कहा लिंगायत को आप लोगों ने साथ में नहीं रखा, बहुत नाराजगी दिखाई दी, उनके साथ में 10 और लोग चले गए, तो उनके जाने से कुछ प्रभाव दिख रहा है? और उन्होंने जो आरोप लगाए उनमें कुछ प्रभाव दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि है। कार्यकर्ता के बाद फिर सामाजिक इक्वेशंस देखने के काम करते हैं कि सामाजिक संतुलन बनाया जाए। लेकिन क्यों जातियों के आधार पर बीजेपी टिकट नहीं देती। कार्यकर्ता पार्टी के प्रति जीतने वाला इक्वेशंस वह देखते हैं और बाकी सामाजिक संतुलन के सबको समाहित किया जाए यह करते हैं। अब जगदीश शेट्टर जी मान लीजिए कि मुख्यमंत्री थे, विधानसभा क्यों लड़ना चाहते हो भाई आप? फिर वहां पे एक प्रदेश का महामंत्री भी टिकट मांग रहे हैं, वो भी लिंगायत तो वनिजगा समाज से ही है। आपको राज्यसभा ऑफर किया गया कि आप आओ, मुख्यमंत्री रह चुके हो तो वहां करिए। नहीं, वो भी नहीं, हमको तो विधानसभा ही लड़नी है। पार्टी में से थोड़ी होता है। पार्टी में ये बड़े नेताओं को खुद इस बात को चिंता करनी चाहिए कि नई जनरेशन को आगे बढ़ाएं, जो 20 साल 25 साल कर्नाटक की राजनीति में उसका प्रभाव रहे। विजनरी लीडरशिप, नए लोगों को बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ 72 नए लोगों को टिकट दिया गया। 25 साल के बाद के कर्नाटक की जो पीएम ने बात कही है, जब उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, ये एक नई बात दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आगे का रास्ता अब तय कर रही है आने वाले चुनावों में, और राज्यों के लिए भी टिकट देने के बाद युवाओं को आगे लाना और साथ में अगले 25 साल के बारे में सोचना। तो क्या अब हम ये माने कि पार्टी की अब नई पॉलिसी के तहत होगा, बाकी राज्यों में भी ये चीज दिखाई देगी? कोई भी जिम्मेदार राजनीतिक दल जो होता है उसको हमेशा 20-25 साल के आगे के विकास की योजना के बारे में, विकास का रोड मैप के बारे में सोच करके आगे काम करना चाहिए। और जब 20-25 साल आगे के रोड मैप के बारे में आप सोचते हैं, किस प्रकार से एसेट क्रिएट करेंगे, किस प्रकार से स्टेट को आगे बढ़ाएंगे, तो उस सोच के लिए जो नेतृत्व का तैयार करना है, उस नेतृत्व को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नेतृत्व तैयार करें जो 20-25 साल के रोड मैप को लेकर के, वह विजनरी एक लीडरशिप को लेकर के युवाओं को बढ़ा करके वह इस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। परिवारवाद क्या कर्नाटक में कोई मुद्दा है? क्योंकि परिवारवाद तो फिर हर पार्टी में दिखाई दे रहा है। अगर हम जेडीएस की बात करें, उनसे शुरू हुआ, कांग्रेस की बात करें, वहां पर भी दिखाई दे रहा है, और आपकी पार्टी भी उससे अछूती नहीं है। तो परिवारवाद मुद्दा है? हमारी पार्टी में परिवारवाद कहाँ है? जेडीएस में तो परिवारवाद है, 3 जनरेशन के लोग एक ही साथ हैं, सब चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पार्टी में कोई फादर और सन, बाप बेटा, कोई एक साथ एमएलए का चुनाव नहीं लड़ रहा है। एक जगह भी नहीं लड़ रहा है बाप बेटा चुनाव, एक जगह भी। और कांग्रेस के 10 ऐसे कंसेंसी हैं जहां पे एक कंसेंसी फादर
पिताजी और दूसरे कंस्टिट्यूंसी पुत्र, दोनों लड़ रहे हैं। 10 कंस्टिट्यूंसी ऐसी हैं पिताजी पुत्र लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ एक भी कंस्टिट्यूंसी ऐसी नहीं है जब पिता पुत्र चुनाव लड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ डायनेस्टी का है। डायनेस्टी कहीं देखना हो तो कांग्रेस में देखिए। हाँ, हमारे यहाँ अगर कार्यकर्ता लंबे समय मेहनत करता है, संगठन का काम करता है तो चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई बार नहीं है। और पार्टी को चलाने वाला हमारा एक परिवार नहीं है। कांग्रेस में तो गांधी परिवार चलाता है, यहाँ देवगौड़ा परिवार चलाता है, उधर मुलायम सिंह जी का यादव परिवार चलाता है। हमारे यहाँ तो किसान का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, टीचर का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, और तो और हमारी पार्टी में चाय बेचने वाले वो प्रधानमंत्री बनते हैं। ये भाजपा में ही संभव है। अरुण जी, जब पार्टी इतनी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, अभी मैं देख रही थी कि प्रधानमंत्री की 22 चुनावी रैलियां, ताबड़तोड़ रैलियां हैं, तो एक बार फिर से जो बात खड़गे जी ने कही और वो बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं हर इंटरव्यू में आकर, कि जहां पर भी देखो म्यूनिसिपैलिटी चुनाव से लेकर के विधानसभा से लेकर लोकसभा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही आप डिपेंडेंट है पूरी तरह। नहीं, खड़गे जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कभी भी किसी राज्य के बाई इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा का बाई इलेक्शन हो, स्थानीय निकाय के चुनाव हो, कभी भी प्रधानमंत्री जी कैंपेनिंग नहीं करते। और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं। अगर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो वो कैंपेनिंग करेंगे तो खड़गे जी को या कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वोट बढ़ाने वाले तो ले आओ ना। उनकी समस्या है कि उनके पास नेतृत्व नहीं है, तो सोचते हैं कि मोदी जी आके प्रचार क्यों करें। अरे कर्नाटक के लिए इतना काम किया, कर्नाटक के लोग इतना स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, और मोदी जी का भी इतना कर्नाटक के प्रति स्नेह है, तो क्यों नहीं आके प्रचार करेंगे भाई? आपको दिक्कत क्या है? उनको इस बात का डर है कि जैसे लोकसभा में आदरणीय मोदी जी गए, वो प्रचार किए तो खड़गे जी लोकसभा हार गए। उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जब विकास की योजना को लेकर कर्नाटक में प्रचार करेंगे तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। डीके शिव कुमार कह रहे हैं लाइन लगाकर बीजेपी के नेता खड़े हैं कांग्रेस में आने के लिए, लेकिन हमारे पास अब वैकेंसी नहीं है। ठीक है, उनको कहने दीजिए इस बात, क्योंकि इसका मतलब उनके पास नेतृत्व नहीं है, उनके पास कैंडिडेट नहीं है, तभी तो ऐसी बात है। उनके पास बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारी सीटें हारने वाले थे, तो इसलिए उनको दिखता है कि जो आए उसको ले ले। ऐसा भाजपा में तो नहीं है। भाजपा में जीत दिख रही है लोगों के पास। एक एक कंस्टिट्यूंसी में 3-3, 4-4 लोग टिकट मांगने वाले थे, 5-5 टिकट मांगने वाले थे। उनके यहाँ सीटों पे लोग थे ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। अरुण जी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये क्या फाइनल हो चुका है? जो पहले येदियुरप्पा जी ने काम किया मुख्यमंत्री रहते हुए, अभी बोमई जी ने जो काम किया है, उस काम को लेकर के जनता के बीच में हम जा रहे हैं। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बोमई जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरी कैंपेन का काम हो रहा है, और केंद्र सरकार के द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो अभी कर्नाटक के लिए उसको भी लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। बाकी चीजें जो हमारे निर्णय केंद्रीय नेतृत्व और ये लोग मिलकर के निर्णय लेंगे। मतलब वो बनेंगे या नहीं बनेंगे अभी भी सवालिया निशान ही है इस पर? नहीं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व विधायक तय करते हैं ना, लेकिन इतना जरूर है कि बोमई जी एक कॉमन मैन छवि है, और उनका जो काम किया है किसानों के लिए, गरीबों के लिए और कर्नाटक के गौरव को बढ़ाने के लिए, वह अद्भुत काम किया है। उनके काम को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, और हमको सफलता प्राप्त होगी। आपको लगता है कि बोमई जी ही वो शख्स हैं जिनकी वजह से ये आरोप भी झेलने पड़ रहे हैं बीजेपी को, जो कभी झेलने नहीं पड़े थे? आरोप तो कांग्रेस लगाती रहेगी। कांग्रेस कोई पहली बार आरोप थोड़ी लगा रही, हर राज्य में लगाती है। बेसलेस आरोप हर राज्य में हारती है। कांग्रेस कभी भी विकास के एजेंडा को लेकर के चुनाव में नहीं लड़ती। कांग्रेस का आप समझिए चुनाव कैसे लड़ती है, एक तो झूठे आरोप, फिर उसके बाद चुनाव के अंदर अमर्यादित भाषा का उपयोग, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, झूठे गारंटी देने का काम, सभी झूठे झूठे झूठे, एक 5 झूठ जोड़ करके कांग्रेस चुनाव लड़ती है। और भाजपा को सत्य क्या किया है और क्या करेंगी उसको लेकर के हम चुनाव लड़ते हैं, विकास के एजेंडा को लेकर के चलते हैं। इन दोनों में अंतर है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को लगातार चुनाव जिता रही है और कांग्रेस को लगातार चुनाव हरा रही है। शुक्रिया अरुण जी। इसलिए आपने जो
150 का आंकड़ा दिया है उसको लॉक किया जाए फिर, क्योंकि उस बाइट को हम उस दिन रखने वाले हैं संजोकर जब रिजल्ट आएंगे। नहीं, हमने आंकड़ा दिया, इसको बीएस येदियुरप्पा जी ने आंकड़ा दिया, सभी नेताओं ने आंकड़ा नहीं, इस संकल्प को लेकर के आगे काम कर रहे हैं कि कर्नाटक में इस बार इतिहास रचने वाला है और बीजेपी 150 सीटें इस बार जीतेगी, इसके लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सिंह जी हमसे इस बेहद ही खास बातचीत के लिए। थैंक यू।